हेलो स्टूडेंट, हमने पहले आपको पढ़ाया है थर्ड चैप्टर में, जिसका नाम था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम जनन के अंग के बारे में जान चुके थे कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट थे। अब हम लेसन 4 में ये पढ़ाने जा रहे हैं कि जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ये एक संस्था होती है जिसने ये प्रूव किया। इन्होंने ये बताया कि जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के उन पहलुओं से लिया जाता है जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक रूप सम्मिलित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से उसके जनन अंग किस तरह से स्वस्थ हैं, ये हम तभी मालूम कर पाएंगे जब वो शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से और व्यवहारिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होगा। तभी हम उसे क्या मानेंगे कि वो पूर्ण रूप से उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसकी स्ट्रॉन्ग है और वो बिल्कुल ही स्वस्थ जननांगों का बोध कराता है। तो वो क्या किसके अंतर्गत आता है? जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत। तो इसके लिए क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए, जैसे कि आपका फैमिली प्लानिंग है। फैमिली प्लानिंग के बारे में सबसे पहले 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें ये बताया गया कि किस तरह से जो है कौन कौन सी इसमें थीम रखी गई, जिसमें ये था कि छोटा परिवार सुखी परिवार था, हम दो हमारे दो, ये नारा दिए गए। इसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया कि किस तरह से वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाने से रोक सकते हैं। तो ये कहा गया कि पहले लोगों को इतनी जागरूकता नहीं थी, वो जो जनसंख्या को धीरे धीरे वृद्धि करते जा रहे थे। इसके लिए 1951 में ये सरकार ने ये एक शुरुआत की, पहल की, जिससे उन्होंने ये बताया कि जो जनसंख्या है इसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। इसलिए इन्होंने एक नियम बनाया जिसमें ये बताया गया कि लोगों को अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए ये एक प्रयास था फैमिली प्लानिंग का। इसी के अंतर्गत आपका आता है RCH प्रोग्राम, जिसको हम, इसका पूरा नाम है रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ चाइल्ड हेल्थ केयर। इसके बारे में 1997 में इसकी शुरुआत की गई और पता लगाया गया कि इसमें जो है शिशुओं की जनसंख्या जनन स्वास्थ्य के लिए क्या कार्यक्रम बनाए गए। तो ये आपका जो है RCH प्रोग्राम के अंतर्गत इसको रखा गया। तो ये हमारे जो टॉपिक हैं ये आपका आता है जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत, कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है, जनन स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है। जिस तरह से हमें अपने शरीर की प्रॉपर डाइट चाहिए, उसी तरह से हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी स्ट्रांग होना अत्यंत ज़रूरी है। और ये भी एक जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारी बॉडी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसलिए सभी को जानना भी ज़रूरी होता है कि हमारे शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं, उसके बारे में कौन कौन से पार्ट हैं, हमें कौन से फंक्शन करते हैं, कौन से पार्ट। तो इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इसका, कि जिसमें आपको ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं बताए गए हैं। इसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट है MTP। MTP का फुल फॉर्म क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये होता क्या है? ये होता है कि मतलब इसमें ये हम जानते हैं कि गर्भकाल जो है जब गर्भकाल पूर्ण होने वाला होता है तो हम क्या करते हैं, उससे पूर्ण होने से पहले स्वतः ही हम इसको क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो ये एक प्रोसेस होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, MTP, कि हमारा जो गर्भकाल जो है वो समाप्त नहीं हो पाया, उससे पहले हम क्या करते हैं, उसको समाप्त करने, ये एक मान लेते हैं कि एक कमी ही है जो कि नहीं करना चाहिए। कि MTP जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में चिकित्सीय सगर्भ, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं। कि चिकित्सीय माध्यम से जब हम गर्भकाल को हम क्या करते हैं, उसको हटाने का प्रयास करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, MTP कहते हैं। इनफर्टिलिटी क्या होता है, बंधिता। ऐसे भी हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि संतानोत्पत्ति करने की क्षमता नहीं रख पाते हैं और वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनफर्टिलिटी
प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, परक नली शिशु, आपने नाम सुना होगा परक नली शिशु, कि आजकल क्या होता है परक नली शिशु के माध्यम से भी क्या है शिशुओं को जन्म दिया गया है। इसके बारे में हम आपको अभी आगे बताएंगे कि क्या होता है परक नली शिशु, इसके बारे में क्या जानकारी है। इस परक नली शिशु होता क्या है कि जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में प्रोसेस में कराते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, परक नली शिशु। ये एक लंबी प्रोसेस होती है, ये जो है एक लैब में, प्रयोगशाला में ये प्रोसेस कंप्लीट कराई जाती है डॉक्टर्स के थ्रू। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस होती है और काफ़ी महंगी एवं खर्चीली प्रोसेस भी होती है ये परक नली शिशु के बारे में, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से, इसलिए आपको इसमें जानना ज़रूरी होता है कि कौन कौन से इसमें परक नली शिशु, परक नली क्या होता है। सबसे पहले संसार में सबसे पहला जो है परक नली शिशु के बारे में शिशु के बारे में 25 जुलाई 1978 में ब्रिटेन का एक ओल्धम शहर था, ब्रिटेन का एक ओल्धम शहर था, वहाँ पर एक वैज्ञानिक थे स्टेप्टो एवं एडवर्ड्स नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका नाम दिया था, इन्होंने सबसे पहला जो है वो परक नली शिशु खोजा, इन्होंने लैब में प्रोसेस कराई और उसके बारे में इन्होंने पता लगाया। इनके काफ़ी प्रयास रहे। एडवर्ड्स नाम है, ठीक है, स्टेप्टो एडवर्ड्स ने इसका नाम था। ये एक शिशु जो है वो क्या थी, लड़की थी, जिसका नाम था ल्यूसी जोय ब्राउन, इसका नाम था ल्यूसी जोय ब्राउन। इसकी जब शादी जो है एक सामान्य पुरुष से कराई गई तो इसने एक स्वस्थ बच्चे को भी जन्म दिया। तो ये एक सफल प्रयास था परक नली शिशु के बारे में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए ये प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि जब ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ऐसी स्त्रियां जिनकी अंडवाहिनी विकृत हो जाती है या खराब हो जाती है, परंतु उनका अंडाशय और गर्भाशय क्या होता है, सामान्य होता है, सामान्य होता है। तो क्या करते हैं, ये मान लेते हैं क्या है, ये क्या है, अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी फीमेल का पार्ट है ये गर्भाशय है, और ये अंडवाहिनी है। तो जब यहाँ पे ये कोई विकृत हो जाती है, जब ये खराब हो जाती है, तो ये क्या किया जाता है, यहाँ पे एक होता है नर युग्मक
नर युग्मक और मादा युग्मक को लिया जाता है और इनका जो है वो क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस कराने पे क्या मिलता है? युग्मक मिलता है। इनको क्या करते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराने के लिए हम लैब में छोड़ देते हैं। तो ये नर युग्मक और मादा युग्मक को हम क्या करते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किसमें कराते हैं? लैब में। अब यहाँ पे क्या है? नर युग्मक है और मादा युग्मक है, मिल करके क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है, मतलब 2n बना रहा है। तो ये क्या है? धीरे धीरे ये डेवलप करेगा और डेवलप करके 2 से 4n बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे, 8। धीरे धीरे ये क्या है? अपने ब्लास्टोमियर स्टेज में आते हैं, ब्लास्टोमियर स्टेज में आते हैं। तो इसी के आधार पे इसको क्या है? 2 भागों में बांट दिया जाता है। इसके कौन कौन से 2 पार्ट हो जाते हैं? ये 2n जो है वो डिवाइड हो करके अपनी धीरे धीरे स्टेज क्या है वो बढ़ाता रहता है। तो ये इसी के आधार पे इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट हैं इनके? नंबर 1 है इसका जाइगोट या जिफ्ट। इसको क्या कहते हैं? जाइगोट। इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये क्या है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है? जब 8 ब्लास्टोमियर, यहाँ पे क्या है? 8 ब्लास्टोमियर बन गई और 8 ब्लास्टोमियर को क्या करते हैं? 8 ब्लास्टोमियर को हम क्या करते हैं? इनको जब हमें क्या कराना होता है? गर्भाशय में ट्रांसफ़र कराना होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कहलाता है। कि हम इसमें क्या करते हैं? 8, ये आपका कंप्लीट प्रोसेस हो गया और यहाँ पे 8 कोशिकाओं का समूह आ गया और 8 ब्लास्टोमियर स्टेज को ही हम क्या करते हैं? उसको उसमें किसी भी सुई या उसके माध्यम से हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं मादा के गर्भाशय में। तो हम ये क्या होता है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कहलाता है। अगला आपका है IUT भी होता है, इसको कहते हैं इंट्रा-यूटेरिन ट्रांसफ़र। इसमें जब ये 8 से 16 ब्लास्टोमियर बन जाते हैं या 32, तो जब इनकी संख्या जो है 8 से अधिक होती है, जैसे 16 हुई और या 32 हुई, तो इनको हम क्या करते हैं? जो आपका अभी डायग्राम बनाया था हमने, तो उसमें क्या करते हैं कि सीधे, या हम इसमें पहले जो आपका जाइगोट था जिफ्ट प्रोसेस में हम ये भी कर सकते कि हम उसको अंडवाहिनी के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते थे। इसमें क्या है? हम डायरेक्ट जो आपका 16 और 32 ब्लास्टोमियर्स हैं, इनको हम सीधे क्या करते हैं? प्लांट कर देते हैं। किसमें? यूटेरस में, या हम गर्भाशय में प्लांट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? IUT होता है। तो ये यहाँ पे क्या है? अब एक चीज़ और है, सैरोगेट मदर क्या होती है? सैरोगेट माँ। अब यहाँ पे मान लेते हैं नर युग्मक है और मादा युग्मक है। वो दूसरे आपका नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों को हम क्या करते हैं? युग्मक बना लेते हैं। बनने के बाद में क्या करता है? हम किसी अन्य मदर के गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? उस माँ को हम क्या कहेंगे? सैरोगेट माँ कहेंगे। तो यहाँ पे ये है परक नली शिशु में ये एक प्रोसेस होती है कि कौन कौन सी स्टेज आपके आते हैं कि जब आपकी अंडवाहिनियाँ विकृत हो जाती है या ख़राब हो जाती है, तब हम क्या करते हैं? जो आपका अंडाशय और गर्भाशय जो है वो सामान्य होता है, तब हम ये प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जिसमें आपका जिफ्ट और
ये आपका IUT इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यूटेरस ट्रांसफ़र, और इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, तो आपने इसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको कंप्लीट अच्छे से पढ़ लिया है। तो इसमें देख रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट जो है वो ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट है। ये आपका MTP है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो आपका काफ़ी पूछा जाता है। और आपका सेकंड है आपका इनफर्टिलिटी क्या होता है, और अगला है परख नली शिशु, जिसको हमने बताया कि ल्यूसी जॉय ब्राउन, जो आपकी पहली शिशु लड़की थी जिसने एक आगे चल करके एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया। तो ये इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। जो ये आगे कौन कौन से प्रोसेस में आपका कौन सा अगला आता है, जिफ्ट और गिफ्ट जो है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ये किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से हमने इसमें बता दिया है। और इसको और अच्छे से आप बुक से भी पढ़ सकते हैं अधिक अच्छे से नॉलेज के लिए। तो इसको आप सीरियल वाइज कौन कौन से टॉपिक हैं इनको क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।